नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर है जो राजनीति को समर्पित है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीति के पारंगत, राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री, लगभग 6 दशक का सक्रिय अनुभव रखने वाले चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ होते हैं और हम चंद्रराज जी से जानने का प्रयास करते हैं कि इस सप्ताह में किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य बना है, किस तरह की राजनीतिक भाषणबाजी हुई है और किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, आगे आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है। इन सभी बातों के ऊपर हम बातचीत करते हैं। इस वक्त चूंकि देश में एक जबरदस्त राजनीतिक माहौल बना हुआ है, एक तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में भी आपके सामने अभी जिस तरह के उठापटक चल रही है और साथ ही केंद्रीय जो सरकार है उसके जो प्रमुख चेहरे हैं वो इस वक्त गुजरात में धुआंधार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और गुजरात चुनाव ने पूरे देश की एक तरह से आकर्षण का केंद्र और जिसको एक सियासी बिंदु बना हुआ गुजरात इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर आज भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे इस कार्यक्रम के जो गेस्ट हैं चंद्रराज सिंह भी, उनका स्वागत करते हैं। सिंह साहब स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से इस वक्त माहौल चल रहा है वो तो आप अपने हिसाब से डिफाइन करिएगा किस तरह का माहौल आपको दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी के विशेष दूत केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में निरापद रूप से ये यात्रा निकल सके इसके लिए पिछले दिनों जयपुर आए और उन्होंने यहाँ पर जो 2 दिग्गज नेता आपस में युद्धरत हैं, संघर्षरत हैं, उनको समझाने का प्रयास किया और ये कहा कि ये यात्रा निकल जाने दीजिए। तो आपको क्या लगता है ये जो शांति उन्होंने यहाँ बैठाई है और जिस तरह की बात की जा रही है कि ये तूफान शांत हो गया है, तो आपको क्या लगता है ये तूफान शांत हो गया है या ये शांति तूफान से पहले की है? काय का तूफान और काय की शांति, अंतर विरोध है वो रहेगा। वेणुगोपाल के पास में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि इन विरोधाभासों को मिटा दे। और जाते जाते जब उन्होंने ये संदेश दिया, राहुल गांधी ने कहा कि दोनों की जरूरत है, तो अशोक गहलोत ने उसको डिलिक्विडेट करते हुए कह दिया कि वैसे तो हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जरूरत है, यानी अपनी जरूरत को तो महत्व मानते हैं और सचिन पायलट की जरूरत को महत्व नहीं मानते हैं। कितना बिलिटल कर सकते हैं उतना सचिन पायलट को अशोक गहलोत करते हैं। कभी निकम्मा कहते हैं, कभी नकारा कहते हैं, कभी गद्दार कहते हैं और खुद को सर्वव्यापी खुददार कहते हैं। अपनी अपनी परिभाषा है, इससे किसी को एहसास क्या हो सकता है। कोई आदमी अगर अपने मुंह मियां मिट्टू बने तो आप उसको रोक नहीं सकते। अब वेणुगोपाल जी आए क्यों? कि शक था कि यात्रा में भंग होगा, शक था कि यात्रा असफल होगी, शक था कि यात्रा में माहौल नहीं बनेगा, शक था कि कांग्रेस में डिवीजन दिखाई देगा, शक था कि कांग्रेस की फूट सामने आएगी, शक था कि सचिन गहलोत की लड़ाई सामने आएगी। उन सबके भयावह कल्पना से पीड़ित होकर तो वेणुगोपाल जी आए और अपना काम कर गए। क्या बुराई है? वेणुगोपाल ने वही किया जो हर कोई अगर व्यतीत था तो यही काम करता। कोई नया काम तो किया नहीं, नई बात हुई नहीं, नए संबंध बने नहीं। एक एक हाथ में दोनों को हाथों को उठाकर खड़ा करने से क्या दोस्ती हो जाती है? क्या संबंध बन जाते हैं? क्या मित्रता हो जाती है? क्या विरोधाभास खत्म हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। पर राहुल गांधी के सामने प्रमाण पत्र लेने के लिए वेणुगोपाल ने अपने प्रमाण पत्र की तैयारी पूरी कर ली, इससे कोई शक नहीं है। वैसे बता दूं आपको, आप नहीं भी आते तो राजस्थान का कांग्रेस जन आप अपना सर फुटबॉल करता, इसकी संभावना नहीं थी। पर आप डर रहे थे गुर्जरों की धमकी से, क्योंकि गुर्जर नेता आपके साथ एक ही है। आपको शक था कि वो रंग न बदल दे, वो बदलने वाला नहीं है। सचिन पायलट किसी हालत के अंदर राहुल गांधी की रैली को असफल करने में कामयाब नहीं होगा, ये दुनिया जानती है। अब सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगने थे वो तो लगेंगे और ज्यादा लगेंगे। अब केवल सचिन पायलट और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगेंगे और किसी के जिंदाबाद का एक भी नारा नहीं लगेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये इसमें क्या बुराई है? काम था कर दिया, असर था जो हो गया, नहीं हुआ वो दिख जाएगा। दिन तो अब 4 ही बचे हैं, 5 तारीख को बात करेंगे आपसे, अगले बृहस्पतिवार को इस पर चर्चा कर लेंगे।
मेरे हिसाब से इस यात्रा का कोई राजनीतिक लाभ कांग्रेस को होगा तो एक ही होगा कि जो सर फुटावट कमरे के अंदर होने वाली है वो बाहर नहीं होगी। कमरे के अंदर की सर फुटावट मिटेगी नहीं, विरोधाभास मिटेगा नहीं। ये तो सचिन की शराबत है। गद्दार जैसी गाली सुन के भी प्रतिक्रिया नहीं की, इसके लिए सचिन की मानता को मैं नमस्कार करता हूँ। उसने बड़ा भारी धैर्य का काम दिया, बड़ा भारी संतोष का काम किया, बड़ी भारी सहनशीलता दिखाई, इसलिए सचिन पायलट बधाई के पात्र है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते। कोई दूसरा तुरंत मिजाज आदमी होता तो प्रतिक्रिया करता, मुझे तो कोई कह देता तो प्रतिक्रिया भयंकर करता, लेकिन सचिन पायलट ने सहनशीलता दिखाई। हर आदमी इतनी सहनशीलता होती नहीं है, ये साबित हो गया। राहुल गांधी के प्रति सम्मान, राहुल गांधी पहले भी सचिन दिखा रहा था, अशोक गहलोत ने भी दिखा दिया, इनको दिखाना ही है। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका की टेढ़ी नजर से सरकारों के तख्ते टेढ़े हो जाते हैं, इस बात को दोनों जानते हैं, दोनों समझते हैं। इसलिए मैं इसको कोई बड़ा नहीं मानता। इस यात्रा का कोई मकसद और प्रयोजन केवल राहुल गांधी की यात्रा को सफलतापूर्वक राजस्थान से बाहर निकालने के अलावा कोई नहीं होगा। कोई स्थायी असर नहीं होगा, परमानेंट इफेक्ट नहीं होगा, रिश्तों में परिवर्तन नहीं होगा, संबंधों में परिवर्तन नहीं होगा। राइट। तो एक चीज आपकी बातों से जो निकल कर आई उसके ऊपर जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। आपने कहा राहुल गांधी का दूत यहाँ और वो नंबर बढ़ा के गया केसी वेणुगोपाल, आपका ये कहना है। तो क्या इस वक्त जब जो जैसी बातें चल रही थी कि हम गैर कांग्रेसी खानदान से लाएंगे अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो अब मल्लिकार्जुन जी तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है और राहुल गांधी पिक्चर में आ गए हैं। दूसरी बात, ये जब बात चली पड़ी है राजस्थान की और सचिन पायलट अशोक गहलोत की, तो सचिन पायलट ने एक बात कही है, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सचिन पायलट का ये कहना था कि जब अशोक गहलोत ने ये कहा कि 10 विधायक भी नहीं है पायलट के पास में, तो ये सीएम कैसे बनेंगे, तो उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास 10 विधायक हैं या नहीं है इसका फैसला तब हो जाएगा जब गुप्त मतदान करा लिया जाए। तो आप इन दोनों बातों को किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ तो मैं एक बात है, जी जी, अरे साहब मुक्त गुप्त मतदान मत कराओ, 3 पेटियां रखो, एक रखो सचिन की, एक रखो गहलोत की और एक रखो आलाकमान की। 90% वोट आलाकमान की पेटी में जाएंगे, तो इनका कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों गुप्त मतदान करा लो, खुला मतदान करा लो। आज की तारीख में कांग्रेस से ये मतदान कराओ कि किसके जीतने से कांग्रेस के जीतने की प्रभावना कितनी प्रबल होगी, तब मालूम पड़ेगा लोग क्या कहते हैं। एक पेटी गहलोत के नेतृत्व वाले लगवा दो, एक सचिन पायलट के नेतृत्व वाले लगवा दो और वोट करवा लो। और क्यों आप खाली विधायकों के वोट क्यों करवाना चाहते हैं? आप तो कहीं जाके आम जनता की वोट करवा लो। जिंदाबाद के नारों की प्रतिशत देख लो, भीड़ बोले कितना करने की प्रतिशत देख लो। आम जनता जिताती है, चुनाव विधायक नहीं जिताते हैं। विधायक तो बेचारी बन के चुनाव जीतते हैं, उनका मत चुनाव की घोषणा के बाद शून्य होता है। आप पता लगा लो कि आम कांग्रेस करता क्या कहता है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होगा तो 20-25 सीट बताएगा, राज्य सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव होगा तो 50-60 सीट बताएगा, कोई भी बहुमत तो बताएगा नहीं। बहुमत तो भाजपा का आना तय है। इसलिए यह फालतू की तोता थूक उछालना, थोती बातें करना, बिना अर्थ का तर्क करना, इसका मैं नहीं मानता और इस संबंध में कोई कमेंट करना भी मैं उचित नहीं मानता। ये तय है कि राजस्थान कांग्रेस का जन नेता एकमात्र सचिन पायलट है। इससे कोई इनकार करता है तो झूठ बोलता है, वो पार्टी को धोखा देता है, वो जनता को धोखा देता है। इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि अशोक गहलोत ने ये जो वक्त था गद्दार के आरोप के प्रत्युत्तर का, उसको मुस्कुरा के टाल दिया। ये उनकी होशियारी है। वो जानता है आदमी उगता के बोलता है, बोलता तो बोलता है। मेरे लिए जब वसुंधरा के लिए प्रेस ने पूछा था कि आपको नैपकिन की तरह यूज किया, तो मैंने पूरे प्रेस लगा था, मैंने तौलिए की तरह यूज किया। मैं डरा तो नहीं, क्योंकि मैं तो उनको बहन मानता हूं, आज भी मानता हूं। मगर जब सच्चाई बोलने का मौका है तो चुका नहीं। ये हिम्मत नहीं, थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाई, मगर वो इसलिए दिखाई कि सचिन पायलट नेहरू परिवार का वफादार है, उसने साबित कर दिया है। वो गद्दार नहीं खुददार है, उसने साबित कर दिया है। वो क्रोधी नहीं वर्चस्व वाला आदमी है, साबित कर दिया है। वो बर्दाश्त करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, साबित कर दिया है। इतने गुण साबित करने वाले आदमी को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। हाँ, कोई आदमी करना चाहे तो कर भी सकता है। अशोक जी चाहे तो नजरअंदाज करे, ये उनका अपना फैसला है, उनके फैसले में हमारा हस्तक्षेप नहीं है।
बात जब राजस्थान की चल रही है और राजस्थान के इस माहौल की चल रही है, तो इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि राजस्थान में कुछ जो सरकारी जो कामकाज हैं उनको लेकर कई तरह की बातें राजस्थान को लेकर चल रही हैं। आपको क्या लगता है चुनाव से पहले ये जो जमीनों के आवंटन को लेकर या सरकारी कामकाज में जिस तरह की ढील और छूट दिखाई दे रही है, ये किस तरह का माहौल है? माहौल साफ है। मैंने सबसे पहले आपके चैनल पे कहा था कि निम्स को 7 लाख गज जमीन बिना टेंडर, बिना प्रतीक्षा, बिना प्रतियोगिता, बिना प्रतियोगिता, शांति धारीवाल जिस पर नोटिस मिला हुआ है, जिसका इस्तीफा पेंडिंग है, उसके नेतृत्व की एम्पावर कमेटी ने कैसे दे दी? तब तो मैं अकेला बोला, पर आज राजस्थान पत्रिका ने 5 कॉलम की फ्रंट पेज पर यह आरोप लगा कर कहा है कि 70 करोड़ में 670 करोड़ की जमीन क्यों दे दी गई। करो ना इसकी जांच, करे ना केवल जासूसी से इसकी जांच, करे ना पुलिस से इसकी जांच, करे ना मोदी ईडी से इसकी जांच, और सब कोई अपने अपने मुंह पर मौन लगाकर बैठे हैं। अब आपने कहा जमीनों के आवंटन क्यों? बताइए ना। अडानी के संबंध में जमीनों के अंदर उसके 1300 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में। यानी पक्षपातपूर्ण रवैये में गहलोत सरकार नंबर 1, फायदा पहुंचाने में नंबर 1, दोस्ती निभाने में नंबर 1, दुश्मनी निभाने में नंबर 1। इस नंबर 1 सरकार के बारे में और ज्यादा क्या कहा जा सकता है? आप ही बताइए मेरे को। क्यों पत्रिका ने आज ये फ्रंट पेज पर दिया? आप जानना चाहते हैं वो पेज? मैं दिखाऊंगा आपको पेज। लाओ राजस्थान पत्रिका, मैं दिखाता हूं आपको पेज। आप देखोगे तो आश्चर्यजनित हो जाओगे। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैं चाहता हूं आप 1 सेकंड लगेगा, सुभाष जी इस पेज को दिखा दो। ये देखिए ये पेज, क्या लिखा है हेडिंग? ये हेडिंग लिखा है, सरकार मेहरबान 70 करोड़ रुपए में दे दी 670 करोड़ की जमीन। अगर ये गलत है तो पत्रिका पर दावा करो, पत्तेवार मुकदमा करो, और ये सही है तो इस आवंटन को रद्द करो, रद्दी की टोकरी में फेंक दो इसको। इस आवंटन की आड़ में जो लाभ मिला वो सरकार के स्थायित्व के दिल्ली पहुंचा दिया गया, ऐसी लोगों में आम चर्चा है। तो ये स्थिति तो बहुत बेहद गंभीर है। सरकार का ये मसला इस तरह का चल रहा है तो मामला ये तो जनता डिसाइड करेगी, और जब बात चली रही है जनता डिसाइड करेगी तो सरदार शहर में उपचुनाव है। क्या लगता है आपको जनता क्या डिसाइड करने वाली है? देखिए, सरदार शहर का चुनाव कांग्रेस का चुनाव नहीं है। वहां कांग्रेस नहीं लड़ रही है, वहां भंवरलाल की आत्मा लड़ रही है। भंवरलाल जो 50 साल तक कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता था, जबरदस्त विधायक था, ये भैरू सिंह की नींद आराम कर दी थी, उसका परिवार का बेटा लड़ रहा है चुनाव। इसलिए वहां की जीत का श्रेय मिलेगा तो भंवरलाल शर्मा की आत्मा को मिलेगा, कांग्रेस को कतई नहीं मिलेगा। अब रहा सामने ढूंढी, वो जो लड़का खड़ा है वो जाट हनुमान बेनीवाल की पार्टी का हाथ धन्यवाद का पात्र है, ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। वह भाजपा करीब करीब 3रे स्थान पर है, ऐसी मेरी जानकारी है। मैंने तो कटारिया साहब से कहा था, अगर ऐसी स्थिति आती है और मोदी का सपना साकार करना है, कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो आप पिंचा को हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार के पक्ष में बिठा दो और सब भाजपाइयों से कहो कि हम चूंकि भंवरलाल शर्मा के बेटे को हराने में सक्षम नहीं है, अपने सारे वोट हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार को दे दो। ऐसा हो गया तो हनुमान बेनीवाल की रालोपा का उम्मीदवार जीतेगा, कांग्रेस फिर भी हारेगी। मैं इसमें सक्रिय योगदान नहीं कर सकता क्योंकि भंवरलाल जी मेरे निजी मित्र थे, पर्सनल फ्रेंड थे, क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, और हमारी 40 साल की दोस्ती थी। इसलिए यहाँ सिद्धांतों की हत्या करके मैं भंवरलाल लड़के के विरोध में नहीं जा सकता। लेकिन मैं जानता हूं कांग्रेस और भंवरलाल के लड़के के बीच कोई समझौता नहीं है। भंवरलाल तो कट्टर विरोधी था, इनका वर्तमान सरकार का कट्टर विरोधी था, तगड़ा आदमी था। उस पर चोट खाने का आरोप लगाया था गहलोत ने। आज उसका लड़का जीत रहा है तो उसका श्रेय कांग्रेस नहीं ले सकती, उसका श्रेय भंवरलाल की आत्मा लेगी, भंवरलाल की आत्मा लेगी, भंवरलाल का विश्वास देगा, भंवरलाल की पार्टी की सेवा लेगी, भंवरलाल का उस क्षेत्र में जनता के प्रति विश्वास अमूल लेगा। और हार गई तो कांग्रेस हारेगी, भंवरलाल का लड़का नहीं हारेगा। पिंचा जरूर मैं मानता हूँ कमजोर कैंडिडेट है, भाजपा ने सोच समझ कर उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, भाजपा की इस भूल का जिम्मा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। राइट, तो कौन को जुम्मा भोगना पड़ेगा, किसका रिजल्ट आएगा, ये ही जब बात आगे बढ़ाते हैं तो गुजरात की तरफ चलते हैं। और गुजरात में पहले चरण का मतदान हो चुका है। 89 सीट्स के लिए जनता अपना फैसला सुना चुकी है और वो बैलेट बॉक्सेस जब गिनती होगी तो पता लगेगा। क्या लगता है आपको गुजरात चुनाव की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है?
गुजरात के पूरे चुनाव में मेरे वक्तव्य और इंटरव्यू सर्वाधिक प्रसारित हुई, चाहे जमावट हो अथवा उनका प्रांतीय और राष्ट्रीय पर हो। सर्वाधिक मेरे भाषण गुजरात के चैनल्स ने दिखाए और मुझे बहुत बधाइयां मिली, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 120-25 से कम सीट नहीं लाएगी। मरती गुरती कांग्रेस, सिसकती तड़पती कांग्रेस, रोती पटकती कांग्रेस अगर 50-60 सीट ले आए तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने वहां यह कहा था, मेरे हर इंटरव्यू को आप देख सकते हैं, 9 चैनल में 11 दिन तक मेरे इंटरव्यू चले हैं। और तो राजस्थान से आने वाले किसी का कोई इंटरव्यू चला ही नहीं, नाम तक नहीं आया। केवल पद के हिसाब से उनके आने की उपस्थिति का तो चर्चा हुआ, चर्चा पर्चा कुछ नहीं हुआ। मैं जाके आया हूं गुजरात, बहुत लंबा रह के आया हूं, बहुतों से मिल के आया हूं। पूरा मारवाड़ी समाज, पूरा प्रवाड़ी समाज, पूरा राजस्थानी समाज एकजुट, एक मत केवल मोदी के साथ है, क्योंकि गुजरात के लोगों ने इस चुनाव को गुजरात का चुनाव ही नहीं, देश के होने वाले 24 के चुनाव की पूर्व भूमिका मांगा। इसलिए किसी हालत में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की तरह गुजराती किसी हालत में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को गिरने नहीं देंगे। उनकी पार्टी पहले से ज्यादा सीट लाएगी और तब से चुनाव जीतेगी। ये है गुजरात की स्थिति। अब कोई कुछ कहे कहता रहे, आप पार्टी वालों कुछ रेवड़ियां बांट ले, आप पार्टी ने कहा बिजली पानी, अरे तू सरकार में आओगे तो मुफ्त करोगे। सरकार में तो आने का तूने दावा ही नहीं किया, सरकार में सेकंड रहने का दावा नहीं किया, कांग्रेस से आगे जाने का दावा नहीं किया, तो कहां से रेवड़ी बांट दोगे, कहां से मुफ्त कर दोगे, कहां से बिजली? तुम्हारे हाथ में बिजली पावर नहीं, तुम्हारे हाथ में पावर नहीं, तुम्हारे हाथ में पानी के नल नहीं, तुम्हारे हाथ में सरकार नहीं, तुम्हारे हाथ में शासन नहीं, और कह दिया खट मैं बिजली पानी मुक्त कर दूंगा। किसका मुक्त कर दोगे? अरे यारो, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, कहीं खाता खुल जाए और 5-10 सीट आ जाए तो बड़ी बात मानना, इसके अलावा क्या बताओ आप? राइट। तो आप यूं समझिए, आम आदमी पार्टी की चालबाजी देखिए कि ये कभी चुनाव से पहले वहां जाकर जनता की सेवा नहीं करते हैं। सीधा सीधा सा एक लॉलीपॉप देते हैं कि यदि हम सरकार में आ गए तो आपको ये मुफ्त देंगे। तो भाई सरकार में तो तुम क्या आ जाओगे, कोई भी आ जाए तो दे दे। लेकिन ये कौन सी बात हुई? पहले कहीं इनका कोई नेटवर्क नहीं, जनता के बीच में कोई काम नहीं, गुजरात की जनता से इनका कोई वास्ता नहीं, कोई साबका नहीं। लेकिन जनता भी हमारे यहाँ ठीक ही है, वो बैंड बजाने में लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। पंजाब में हमने देख ही लिया, आप देखो किस तरह से एकदम से नक्शा ही बदल गया। तो ये जरूर है, इस बार गुजरात के चुनाव में जो खास तौर पर दिखाई दे रहा है, आप तो जाकर आए हैं, कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए वहां, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के पास हथियार थे ही नहीं, डाले क्या? हथियार छीन लिए गए, हथियार छीन लिए गए। ये बोलिए आप, डालने की तो नौबत थी। फिर भी जो पुराना कांग्रेसी वह कट्टर कार्यकर्ता है वो टूटता नहीं है। इसलिए मैंने 50 सीट की बात की, 60 सीट की बात की। हालांकि यह संभव नहीं है, फिर भी मैंने की, क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस ने भी वह बड़े बड़े नेता दिए। बरसों तक अहमद पटेल ने अपनी जान लगाई गुजरात में, उसका लाभ तो मिलेगा। शंकर सिंह वगैरह अच्छा नेता था, उसका भी लाभ मिलेगा। पर भाजपा के टक्कर में कहां मिलेगा? रात दिन का फर्क है। भाजपा के पास में परशुराम का फरसा है और इनके पास में क्या है? छोटे मोटे तीर कमान, कैसे चलेंगे? भाजपा के पास में अवैध यज्ञ के लायक नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, इनका व्यक्तित्व कहां है? इनके मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है? अब जातिवादी आ जाओ, सारे पटेल भाजपा के साथ है, सारे कोहली भाजपा के साथ है, सारे प्रवासी भाजपा के साथ है। इन कौन है? इनके साथ कोई है ही नहीं। मगर न होने पर भी होने की बात करना और एक तरह से बिना बात रोते हुए मुस्कुराने की बात करना, ये कांग्रेस की आदत है। अब इस चुनाव को ये राहुल बाबा की यात्रा से जोड़ते शर्म आनी चाहिए। वो बेचारा नौजवान आदमी घर घर घूम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रहा है, तो उसकी आड़ में सत्ता लेने की बात करके उनको अपमानित क्यों करते हो? मगर करते हो क्योंकि अपमानित करना तुम्हारी आदत है, तुम्हारी नैयत है, तुम्हारा चरित्र है, करोगे, करते रहे हो। मैं भी इस अपमान का भागीदार रह चुका हूं, मैं भी भुगता हूं कांग्रेस में 25 साल रहने के बाद। इसलिए मेरा दृढ़ मान्यता है गुजरात चुनाव में भाजपा की अखंड जीत है, अतुल्य जीत है और शानदार जीत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राइट। तो आपने सुना, ये था हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल, और हमारे साथ जुड़े हुए थे राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजी सिंघवी। सिंघवी साहब, आभार, धन्यवाद। तो राजनीतिक परिदृश्य इस तरह का दिखाई दे रहा है, और गुजरात के जो हालात अभी विजिट करके आए हैं और राजनीति को समझते हैं अच्छी तरह से,
बल्कि राजनीति की जो शतरंजी चाल है वो भी बिछाना जानते हैं। इसलिए जो आपके सामने बात रखी गई है, देखते हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, अब 1 सप्ताह का समय है। और दूसरी बात कि कांग्रेस में जिस तरह का बिखराव है, जिस तरह का ये सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस किस तरह से अपने आप को रिकूप कर पाएगी, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में, लोकतांत्रिक विरासत में, हमें एक प्रमुख विपक्षी दल जरूर चाहिए। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।